नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। आपने जो सपना देखा उसकी तैयारी में लग जाइए। कहते हैं ना, पंखों से क्या होता है, इरादों में जान होती है। उड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन सोचने से क्या उड़ान होती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए तन मन धन लगाने को तैयार है। YouTube में मात्र एक ऐसा चैनल जो ये दावा करता है कि आपका अपने मम्मी पापा से किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं देगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बड़ी दुकान फीके पकवान का वादा नहीं किया जाता है। आप अपने इस चैनल पर पूर्णता विश्वास रखें, आपको यह चैनल शिक्षक बनाकर ही दम लेगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग जितने भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और धार लगाएं, क्योंकि जुलाई और अगस्त तक में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। वो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी और हमारी परिस्थितियों से है जिसे हमें बदलना है। कोई पेड बैच नहीं, केवल आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें, क्योंकि तेरी माँ बैठी है रे तेरे आस पर, यूं तू कुछ ऐसा कर जा उसके विश्वास पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईवीएफ की अपनी पहली क्लास। ईवीएफ और पर्यावरण दोनों मिलाकर यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ईवीएफ और पर्यावरण हम दोनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे। आज मैं ईवीएफ की पहली क्लास पढ़ाऊंगा। ईवीएफ में आपको वही क्वेश्चन, वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो बार बार आपके पेपर में पूछी जाती है। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपनी ईवीएफ की पहली क्लास। हम पढ़ेंगे ईवीएफ में स्थानीय स्वशासन। 1882 में लॉर्ड रिपन वायसराय ने स्थानीय स्वशासन स्थापित करने का प्रयास किया था। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1882 में वायसराय कौन था, तो आप बता देंगे 1882 में लॉर्ड रिपन वायसराय था। और आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय ने की, तो आप बता देंगे कि लॉर्ड रिपन ने की। और किस सन में की, तो 1882 में की। इससे हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। फिर से एक बार समझ लें, 1882 में लॉर्ड रिपन वायसराय ने स्थानीय स्वशासन स्थापित करने का प्रयास किया। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया। पूछा जाएगा राज्यों को पंचायतों का गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आप बता देंगे अनुच्छेद 40 में दिया गया। आगे देखें, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई। 1958 में उसने क्या की, रिपोर्ट दी। 1957 में एक बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई और उसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1958 में रिपोर्ट दी। आपसे पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो आप तुरंत बता देंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को स्थापित किया। इसे पंचायती राज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट किया गया, किस राज्य से शुरुआत पंचायती राज की हुई, तो आप बता देंगे कि राजस्थान से। और आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो आप बता देंगे कि राजस्थान के नागौर जिले से। आपसे ये पूछा जाता है कि जब पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले से जब इसकी शुरुआत हुई उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बता देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और कब इसकी शुरुआत हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके यूपी टेट सुपर टेट में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ अन्य कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। 2 अक्टूबर 1959 डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर गांधी जी वाला। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को स्थापित किया। इसे पंचायती राज कहा गया। अगला देखेंगे,
जनता पार्टी ने 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति गठित की। जनता पार्टी ने कब 1977 ईस्वी में कौन सी समिति गठित की? अशोक मेहता समिति। आपसे पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी। क्लियर। और जब अशोक मेहता समिति गठित हुई उसके आगे क्या हुआ? जिसने द्विस्तरीय कितना? जिसने द्विस्तरीय पंचायत गठन की संस्तुति दी, उसने सिफारिश की। कौन? अशोक मेहता समिति ने कहा कि जो पंचायत का हम लोग गठन करने जा रहे हैं उसका स्तर क्या होना चाहिए? द्विस्तरीय होना चाहिए। जिन्हें 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में स्वीकृति मिली। इसको संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में इसको क्या हुआ? स्वीकृति मिली, इसको स्वीकारा गया। अब थोड़ा सा ग्रामीण स्वशासन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं। ज़्यादातर चीज़ें आप जानते रहते हैं, बस इसे आपको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपको अपनी परीक्षा में विकल्प को देखना है। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो वन लाइनर सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछा एग्जैक्ट आंसर। ऐसा नहीं होता क्योंकि अब बोर्ड थोड़ा सा चालाक हो गया है। अब आपको क्या करता है? आपको विकल्प में घुमाता है। तो कभी कभी नहीं, ज़्यादातर बहुत से क्वेश्चनों के आंसर आपको विकल्प को देखने पर, विकल्प को क्लैरिफाई करने पर आपको आंसर्स मिल जाते हैं। आगे देखते हैं ग्रामीण स्वशासन क्या है। जो ग्राम पंचायत होता है वो कितने वर्ष का होता है? ये तो सबको पता है, सबके गांव में चुनाव होता होगा तो 5 ही वर्ष का होता है। पंचायत समिति 5 वर्ष का, जिला परिषद 5 वर्ष का। अच्छा, एक चीज़ और जान ले कि मध्य प्रदेश में पंचायत समिति को जनपद पंचायत या क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है। कहाँ पे? आपसे पूछा जाता है कि पंचायत समिति को मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे जनपद पंचायत या क्षेत्र पंचायत बोला जाता है। और जिला परिषद को एमपी में क्या बोला जाता है? जिला पंचायत बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई है। आपसे पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी आधारभूत इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। फिर एक बार मैं आपके क्वेश्चन पे बल देता हूँ। पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत इसकी हुई थी। फिर देखें, पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के गांवों के 18 वर्ष या उसके ऊपर के सभी प्रौढ़ व्यक्तियों से मिलकर किया जाता है। ये जो ग्राम सभा का गठन होता है भाई, वोट कौन देता है? भाई ग्राम पंचायत के गांव में जो व्यक्ति 18 वर्ष का है या उससे अधिक का है, वही उन्हीं को मिलाकर ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का गठन होता है। फिर देखें, एक निर्वाचित सरपंच का चुनाव। देखो पहले के समय में क्या होता था, गांव में सरपंच होता था, अभी तो सरपंच का काम खत्म कर दिया गया है। एक निर्वाचित सरपंच का चुनाव कलेक्टर द्वारा निर्धारित 1000 की जनसंख्या वाली ग्राम सभा में कम से कम 10 और उससे अधिक जनसंख्या में अधिकतम 20 वार्डों में विभक्त सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। पहले क्या होता था? पहले सरपंच का चुनाव होता था और यहाँ पे लिखा है सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता था? कलेक्टर के द्वारा होता था। लेकिन एक चीज़ ये इसे जनता ही चुनती थी, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता था। एक निर्वाचित कलेक्टर द्वारा निर्धारित 1000 की जनसंख्या वाली ग्राम सभा में कम से कम 10 और उससे अधिक जनसंख्या में अधिक 20 वार्डों में विभक्त सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आगे जानकारी। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ग्राम प्रधान जो बनने की, जो ग्राम प्रधान होते हैं या ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, जब 18 साल का लड़का या 18 साल का व्यक्ति, 18 साल की महिला जब उसको वोट दे सकती है तो एलिजिबिलिटी 18 ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 21 वर्ष ग्राम पंचायत सदस्य या प्रधान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तभी आप नामांकन कर पाएंगे, तभी आप प्रधान का चुनाव लड़ पाएंगे। तो 21 वर्ष के लिए तैयार रहिए। 21 वर्ष का हो जाइएगा तो गांव का प्रधानी लड़ लीजिएगा। पहला ग्राम पंचायत पढ़ा, अब पढ़ते हैं दूसरा नंबर पंचायत समिति, जिसे कहते हैं मध्य स्तर। पंचायत समिति ब्लॉक प्रखंड स्तर पर पंचायतों के मध्य समन्वय स्थापित करती है। पंचायत समिति करती क्या है कि ब्लॉक अथवा प्रखंड स्तर पर पंचायत के मध्य समन्वय स्थापित करती है। ठीक है। पंचायत समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। पंचायत समिति के सदस्य ब्लॉक के सभी गांवों के प्रधान, जो ब्लॉक के जितने भी जिस ब्लॉक में जितने गांव आते हैं उसके सभी प्रधान उसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं।
सेकेंड नंबर में क्या है, उस ब्लॉक के सांसद विधानसभा के विधायक विधान परिषद के सदस्य, मतलब उस ब्लॉक के सांसद भी, विधानसभा के विधायक भी और विधान परिषद के सदस्य भी उसके सदस्य होते हैं। तीसरा नंबर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है वो भी उसके सदस्य होते हैं। ब्लॉक से चुने जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक से चुने जाने वाले जिला परिषद भी क्या होते हैं, पंचायत सदस्य सॉरी ब्लॉक से चुने जिला परिषद सदस्य वो भी पंचायत समिति के मेंबर होते हैं, और ब्लॉक के कुछ अधिकारी भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब आपके पंचायत के जितने भी विधायक, सांसद, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, ब्लॉक के कुछ अधिकारी, ब्लॉक से चुने जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक के सभी गांवों के प्रधान, ये सब क्या होते हैं, पंचायत समिति के आपके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये मेंबर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः वर्ष में 6 बैठक, ज़्यादातर क्या होता है, एक साल में इन लोगों की कितनी होती है, 6 बैठक होती है। आप ज़्यादा भी करा सकते हैं लेकिन 6 बैठक होती है। इसकी 2 बैठकों के मध्य 2 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि अगर इनकी क्या होती है, इसकी 2 बैठकों के मध्य कितना, 2 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बीडीओ होता है। आपसे बताया ना कि बीडीओ बन जाइए भैया, क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ब्लॉक स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, बीडीओ होता है। निर्वाचित क्षेत्र की संख्या अधिकतम 25, निर्वाचित क्षेत्र की संख्या अधिकतम 25, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं अधिकतम 25 हो सकते हैं, 25 से अधिक नहीं, 25 से कम हो सकते हैं। और उनमें संख्या कितनी होनी चाहिए, 5000 कम से कम, 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जिला परिषद की, बात करते हैं। तीसरा नंबर जो है हमारी शीर्ष संस्था है उसको कहते हैं जिला परिषद। इसकी बात कर लेते हैं। तो पंचायत समिति के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। जिले के सांसद व विधायक इसके भी मेंबर होते हैं। कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, अब अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से चुना जाता है। जो ये निर्वाचित सदस्य है इन्हीं लोगों में से क्या चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। बैठक का क्या मामला है यहाँ पे, बैठक 3 माह में एक बार। इसमें जिला परिषद उसमें क्या था, उसमें ये था कि टोटल उसमें किसमें, पंचायत समिति में टोटल 6 बैठकें थी और 2 बैठकों के मध्य 2 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, 3 माह में एक बार बैठक जरूरी है। 3 माह में एक बार का मतलब ये होगा एक साल में कितना, 4 बार। गणपूत्री कोरम के लिए कहते हैं 1/3 संख्या से गणपूर्ति हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कम से कम 50,000 हो। जिला परिषद की बात हो रही है, प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कम से कम कितनी हो, 50,000 हो। परंतु 5 लाख जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र को 10 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है जिससे रेशियो बना रहे। कह रहा है कि ये जो जिला परिषद जो आपकी फीस संस्था है इसमें प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे कितना निर्वाचित क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, पंचायत समिति में कितनी, 5,000 से कम, और इसमें 50,000। इसका मतलब ये है कि जिला परिषद शीर्ष संस्था है तो यहाँ भी संख्या भी अधिक होनी चाहिए। तो प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कम से कम 50,000 हो, परंतु 5 लाख जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र को 10 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है जिससे रेशियो हमारा बना रहे। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिला परिषद क्षेत्र में, जो जिला परिषद है वो क्षेत्र में जो निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो सकती है, उसमें क्या थी, पंचायत समिति में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, 25 थी। इसमें क्या हो सकती है, दायरा बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गया है, तो जिला परिषद क्षेत्र में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या अधिकतम 35 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 35 हो सकती है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताइएगा, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें टारगेट बिफोर एग्जाम से। तब तक के लिए नमस्कार।